हथकरघा एवं हस्तशिल्प का पुनरुद्धार। अध्याय 4 है और यूपीएससी रीडिंग चैनल में आपका स्वागत है। आज हम चैप्टर 4 देखते हैं। चैप्टर 4 है ये, जो कि भारतीय हस्तकला की पाठ्य पुस्तक का विषय है। हम अगला 3 चैप्टर पढ़ चुके हैं, जिसे आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत नवनिर्वाचित सरकार ने औद्योगिकीकरण का रास्ता चुना और गांधी जी की शिक्षाओं एवं उनकी स्वनिर्भर ग्राम अर्थव्यवस्था की संकल्पना की अनदेखी की। उद्योग और विकास पर बल देने से 200 वर्षों के औपनिवेशिक शासन के दौरान शिल्प समुदाय को क्षति हुई। तथापि गांधी जी की मृत्यु के पश्चात उनके कई अनुयायियों ने भारत में शिल्प समुदाय के कल्याण को सुनिश्चित करने हेतु कई सरकारी योजनाएं और कार्यक्रम आरंभ किए और उनका संपोषण किया। केंद्र और राज्य सरकारों ने यह माना कि हस्तशिल्प गहन मजदूरी पर आधारित और देश के कोने कोने में फैला होने के कारण अपने आप में एक महत्वपूर्ण आर्थिक कार्यकलाप है। यदि इसे समर्थन दिया जाए तो यह व्यापार और निर्यात द्वारा देश में धन संपदा लाएगा। सरकारी योजनाओं का उद्देश्य देश के शिल्पकारों को आर्थिक एवं सामाजिक लाभ उपलब्ध कराना और उनके कार्य को घरेलू और विदेशी बाजार में बढ़ावा देना था। सरकार द्वारा चलाए गए हस्तशिल्प विकास कार्यक्रम के 4 मुख्य उद्देश्य निम्नवत थे, जिसमें पहला था हस्तशिल्प को प्रोत्साहन देना, अनुसंधान एवं परिकल्पना का विकास करना, तकनीकी विकास और विपणन। तो भारतीय हस्तकला को आगे बढ़ाने के लिए 4 मुख्य उद्देश्य क्या थे? हस्तशिल्पों का प्रोत्साहन करना, दूसरा अनुसंधान एवं परिकल्पना का विकास करना, तीसरा तकनीकी विकास करना और चौथा विपणन। यहाँ पर हस्तशिल्प का एक बेहतर नमूना दिखाया जा रहा है। हस्तशिल्पों को प्रोत्साहन देना, उसके बाद देखेंगे अनुसंधान, फिर तकनीक। पहला हस्तशिल्प को बढ़ावा देना, दूसरा अनुसंधान एवं परिकल्पना का विकास करना, तकनीकी विकास, फिर विपणन। तो पहला देखते हैं हस्तशिल्प को प्रोत्साहन देना। 1950 और 60 के दशकों में भारतीय शिल्प उद्योगों को प्रोत्साहन और सुरक्षा देने हेतु प्रत्येक राज्य में खादी और ग्राम उद्योग आयोग, सेंट्रल कॉटेज इंडस्ट्रीज एम्पोरियम, हथकरघा एवं हस्तशिल्प निर्यात निगम, क्षेत्रीय राज्य हस्तशिल्प एवं हथकरघा विकास निगम, अखिल भारतीय हस्तशिल्प बोर्ड चुनकर सेवा केंद्रों और डिजाइन केंद्रों व बुनकर कोऑपरेटिव एपेक्स सोसाइटियों की स्थापना की गई। हस्तशिल्पों को प्रोत्साहन देना। तो 1950-60 के दशक में भारतीय शिल्प उत्पादकों द्वारा प्रोत्साहन मिला और सुरक्षा हेतु राज्य खादी और ग्राम उद्योग के सेंट्रल कॉटेज इंडस्ट्रीज एमोरियल, हथकरघा एवं हस्तशिल्प निर्यात निगम ने और क्षेत्रीय राज्य हस्तशिल्प एवं हथकरघा विकास निगम, अखिल भारतीय हस्तशिल्प बोर्ड, बुनकर सेवा केंद्र और डिजाइन केंद्र सब सामने आए। आज यहाँ पर 1,05,431 बिक्री केंद्र है, जिसमें से 7,050 KVIC के हैं। ये संपूर्ण भारत में फैले हैं। उत्पादों को आयोग द्वारा आयोजित प्रदर्शनियों के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बेचा जाता है। अखिल भारतीय हस्तशिल्प बोर्ड हस्तशिल्प की समस्याओं पर सरकार को सलाह देने और उनके संवर्धन एवं विकास के लिए सुझाव देने हेतु 1952 में अखिल भारतीय हस्तशिल्प बोर्ड की स्थापना की गई। कब? 1952 में अखिल भारतीय हस्तशिल्प बोर्ड की स्थापना की गई। भारतीय संविधान के अनुसार हस्तशिल्प का विकास राज्य का विषय है। जो हस्तशिल्प का विकास है वह राज्य का विषय है। इसलिए हस्तशिल्प क्षेत्र में प्रथम कदम राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों का उठाना था। बोर्ड ने बहुत सी नई योजनाएं बनाई, जिनसे कि चुनिंदा हस्तशिल्प एवं परिकल्पना का विकास, डिजाइन बनाने की कोशिश, उनके बीच समन्वय बनाना, साथ ही हस्तशिल्पकार के औजारों और प्रक्रियाओं में सुधार, सुविधाओं का विस्तार और आंतरिक एवं बाह्य दोनों बाजारों में विपणन नेटवर्क का विस्तार करने हेतु योजनाएं आरंभ की गई। कमला देवी चट्टोपाध्याय 1903-1988 हस्तशिल्प के संरक्षण और विकास हेतु तथा भारतीय शिल्पकारों के उत्थान एवं उनकी प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए जीवन भर समर्पित रही।
वे एक स्वतंत्र सेनानी, रंगमंच अभिनेत्री और मानव अधिकार कार्यकर्ता थी। उन्होंने जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी के साथ कार्य किया था। किन्होंने? कमला देवी चट्टोपाध्याय ने। स्वतंत्रता आंदोलन में वे कांग्रेस और उनके पश्चात समाजवादी पार्टी में महत्वपूर्ण व्यक्तियों में से एक थी। वे अखिल भारतीय हस्तशिल्प बोर्ड और भारतीय सहकारी संघ की अध्यक्ष थी। वे विश्व शिल्प परिषद की उपाध्यक्ष भी थी। उन्होंने प्रत्येक मंच पर भारत की महान शिल्प परंपराओं के मुद्दे को उठाया और उन्होंने ही हस्तशिल्प में उत्कृष्टता हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार आरंभ कराए। उन्होंने भारत के कोने कोने और गांवों की यात्रा की और देखा कि अनदेखी और संरक्षण की कमी के कारण शिल्प नष्ट हो रहे हैं तथा शिल्प को विलुप्त होने से बचाने हेतु संरक्षण की आवश्यकता है। उन्हें मैग्सेसे पुरस्कार एवं वातामूल पुरस्कार मिले और विश्व भारती विश्वविद्यालय शांति निकेतन द्वारा उन्हें देसी कोटमक उपाधि प्रदान की गई। तो मैग्सेसे पुरस्कार मिले हैं इनको विश्व भारती विश्वविद्यालय से शांति निकेतन द्वारा उन्हें देसी कोटम्मा की उपाधि प्राप्त की मिली है। उन्होंने कई पुस्तकें और लेख लिखे एवं उनकी प्रथम पुस्तक द हैंडीक्राफ्ट्स ऑफ इंडिया में भारत के प्रमुख और गौर शिल्पों की विस्तृत जानकारी है। तो कमला चट्टोपाध्याय द्वारा लिखा गया पुस्तक है द हैंडीक्राफ्ट ऑफ इंडिया। यदि वे क्षेत्र में कार्यरत नहीं होती तो ब्रिटिश शासन के अंतर्गत विलुप्त होने वाले कई शिल्प हमेशा के लिए समाप्त हो जाते और भारत की शिल्प विरासत ही खत्म हो जाती। वे वास्तव में स्वतंत्र भारत के शिल्पकारों की जननी है। केंद्रीय निगम। भारतीय हस्तशिल्प और हथकरघा निर्यात निगम। भारतीय हस्तशिल्प और हथकरघा निर्यात निगम भारतीय राज्य व्यापार निगम की सहायक कंपनी है जो 1962 में अस्तित्व में आई। प्रत्यक्ष निर्यात के क्षेत्र में निगम की नीति नए बाजार विकसित करने और पारंपरिक बाजारों को बढ़ाने एवं विदेशी उपभोक्ताओं की मांगों के उपयुक्त नए उत्पादों का निर्माण करने के लिए तैयार की गई थी। सेंट्रल कॉटेज इंडस्ट्री कॉरपोरेशन प्राइवेट लिमिटेड एक पंजीकृत सोसाइटी है जो सेंट्रल कॉटेज इंडस्ट्रीज एम्पोरियम नई दिल्ली चलाती है। यह भारतीय हस्तशिल्प का प्रमुख खुदरा बिक्री संगठन है। इस एम्पोरियम की शाखाएं मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और जयपुर में भी है। स्वैच्छिक सामाजिक संगठन। स्वैच्छिक सामाजिक संगठन सरकार कई सामाजिक संगठनों को समर्थन देती है जिसमें वे पंजीकृत संस्थाएं हैं जिनका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता। साथ ही हस्तशिल्प के क्षेत्र में कार्य करने वाली सहकारिताएं भी शामिल है। इनका मुख्य उद्देश्य गरीब कारीगरों को कार्य उपलब्ध कराना है। इसमें से कई प्रशिक्षण सह उत्पादन केंद्र चलाते हैं जबकि कुछ विशेषताएं विपणन से संबंधित हैं। इसके अतिरिक्त भारत में एक बड़ा स्वैच्छिक संगठन है जिसे शिल्प परिषद कहा जाता है। इसकी कई राज्यों में शाखाएं भी है और यह विश्व शिल्प परिषद से मान्यता प्राप्त है। कमला चट्टोपाध्याय के बारे में पढ़े थे, अब पढ़ते हैं पुपुल जयकर। तो यह पुपुल जयकर है। पुपुल जयकर 1916 से 97, इनका जन्म हुआ था 1916 में और इनकी मृत्यु हुई थी 97 में। ने जीवन के आरंभ में पत्रकार बनने के लिए अध्ययन किया, लेकिन बाद में हस्तशिल्प और हथकरघा वस्त्रों में विकास कार्यों के क्षेत्र में कार्यरत थी। वे अखिल भारतीय हस्तशिल्प और हथकरघा बोर्ड एवं इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज की अध्यक्ष थी। उन्होंने देश विदेश की यात्राएं करके सारे देश में क्राफ्ट्स फेस्टिवल आयोजित करके एवं एम्पोरियम खुलवाकर तथा अपने विद्वतापूर्ण लेखों के माध्यम से शिल्पकारी और उनकी परंपराओं का समर्थन किया। विपुल जयकर थे। वे शुरू में तो पत्रकार बनना चाहती थी लेकिन बाद में हथकरघा में अपना योगदान दी। अनुसंधान एवं डिजाइन विकास। डिजाइन विकास की किसी भी योजना हेतु प्रामाणिक संस्थाओं और सामग्री की पहचान करना आवश्यक है। भारत में कई संग्रहालय हैं जहां शिल्प वस्तुओं के सुंदर नमूने हैं। ये संग्रहालय विभिन्न क्षेत्रों में विकसित शिल्प इतिहास के अभिलेखों के अध्ययन
और अनुसंधान हेतु सुदृढ़ आधार उपलब्ध कराते हैं। शिल्प अध्ययन हमें भारत में शिल्प परंपरा का नवाचारी भाव यह कैसे परिवर्तित और विकसित हुआ और इसने वातावरणीय दशाओं और ऐतिहासिक बाधाओं द्वारा आई नई चुनौतियों का सामना कैसे किया इत्यादि के बारे में बहुमूल्य जानकारी उपलब्ध कराता है। डिजाइन को प्रोत्साहन देना हस्तशिल्प है। 1952 में अखिल भारतीय हस्तशिल्प बोर्ड की स्थापना होने के पश्चात शीघ्र ही कुछ और भी विकास के तरीके अपनाने की जरूरत महसूस हुई, जिसमें विकास के लिए अपनाए जाने वाले अन्य पहलुओं में डिजाइन के विकास को हस्तशिल्प के पुनः स्थापना का एक अहम मुद्दा माना गया। भारत एवं विदेशों के उपभोक्ताओं की रुचि के अनुसार नए विचारों के डिजाइन को बनाने के लिए शिल्पकार को सहायता की आवश्यकता थी। अखिल भारतीय हस्तशिल्प बोर्ड ने बेंगलुरु, मुंबई, कोलकाता और दिल्ली में क्षेत्रीय डिजाइन एवं तकनीकी विकास केंद्र स्थापित किए। प्रत्येक केंद्र में उपकरणों, तकनीकों और सामग्रियों में शोध हेतु तकनीकी शाखा भी स्थापित की गई। अखिल भारतीय हथकरघा बोर्ड द्वारा स्थापित किए गए बुनकर सेवा केंद्रों ने देश भर में हथकरघा उद्योग को डिजाइन तथा तकनीकी निर्देशन उपलब्ध कराया। तकनीकी विकास हस्तशिल्प में उपकरणों और प्रक्रियाओं का विकास एक संवेदनशील विषय है, क्योंकि अधिकतर पारंपरिक विधियों और उपकरणों को संचालन में अत्यधिक बुद्धिमत्ता और चतुराई की आवश्यकता होती है। सामान्यतः कहे तो हस्तशिल्प हेतु किसी भी नए उपकरण में निम्न बातें होनी चाहिए। उसका पूंजीगत परिव्यय कम हो, वहनीय हो, छोटे व्यक्तिगत तथा सहकारिता इकाइयों के लिए उपयोगी हो, संपूर्ण कार्य क्षमता में सुधार करें, लागत को कम करें, मजदूर विस्थापन का कारण न हो, मानव या वातावरण के लिए हानिकारक न हो। राज्य सरकारों ने डिजाइन एवं तकनीकी केंद्र स्थापित किए हैं, जहां शिल्पकार एवं डिजाइनर चुनिंदा शिल्पों में नए डिजाइनों एवं वस्तुओं पर संयुक्त रूप से कार्य करते हैं। ऐसे डिजाइनर को नियुक्त करना महत्वपूर्ण है। यहाँ पर डिजाइनर का चित्र बना हुआ है, जिसमें तकनीकी विशेषज्ञता के साथ साथ रुचि हो, समय के अनुसार संवेदनशील जागरूकता और परंपरा हेतु सम्मान हो, जो कि अच्छे डिजाइन के विकास हेतु आवश्यक गुण है। डिजाइन अध्ययन चार्ल्स इम्स, जिन्होंने शिल्प को समस्या निवारण के संसाधन के रूप में देखा था, उनकी दूरदर्शी सलाह के परिणाम स्वरूप नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन अहमदाबाद की स्थापना की गई। इम्स की सलाह थी कि भारतीय डिजाइनर भारतीय शिल्प परंपराओं में उपलब्ध अभिवृत्ति, कौशल और ज्ञान के आधार पर चित्रण करें, जिससे स्वतंत्रता के बाद भारत के औद्योगिक युग में इसे नई प्रासंगिकता प्राप्त हो। यह महत्वपूर्ण है कि कारखानों में बड़ी मात्रा में बनने वाली वस्तुओं के साथ साथ हाथ से बनी वस्तुओं को भी स्थान मिले। 100 वर्षों से भी पहले ब्रिटिश विद्वानों द्वारा शिल्प परंपराओं का प्रलेखन किया गया, जिसे राष्ट्रीय स्तर पर किए जाने की आवश्यकता थी, और NID के विद्यार्थियों को भारतीय शिल्प परंपराओं की जानकारी एकत्र करने और उनकी व्याख्या करने हेतु प्रशिक्षित किया गया। अनुसंधान को संग्रहालय, डिजाइन उत्पादन और विपणन सहित शिल्प समुदायों, इसकी पारंपरिक पद्धतियों, बाजारों एवं सामग्रियों, उनकी कीमत, लागत संबंधी उपकरणों एवं कार्य करने के स्थानों के बारे में जानकारी का आधार बनाया गया। विकास और विविधता लाने के इन प्रयासों में बुद्धिमानी से नए अवसरों को खोजने में शिल्पकारों और प्रशिक्षित डिजाइनरों को एक साथ लाने में NID पाठ्यक्रम सफल हुआ। विद्यार्थी और अध्यापक पारंपरिक कौशलों को समझने के क्रम में शिल्प समस्याओं का अध्ययन करने के साथ साथ बड़े समुदायों की अर्थव्यवस्था संबंधी समस्याओं का भी अध्ययन करते हैं, जिनके बहुत पुराने बाजार व्यापक और स्थिर परिवर्तनों से गुजर रहे हैं। अतः नए ग्राहकों हेतु डिजाइन और समस्या निवारण कार्यकलापों को विपणन से जोड़ा गया। NID वेबसाइट। पैकिंग। भारतीय हस्तशिल्प के मामले में पैकेजिंग एक ऐसा महत्वपूर्ण क्षेत्र है जो अधिक विकसित नहीं हुआ।
पैकेज डिजाइन बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि अक्सर यह ग्राहक को आराम में क्रय करने हेतु प्रेरित करता है। मुंबई स्थित भारतीय पैकेजिंग संस्थान की दिल्ली, चेन्नई, हैदराबाद और कोलकाता में भी शाखाएं हैं जो पैकेजिंग में प्रमाण पत्र, पाठ्यक्रम और कुछ शुल्क पर पैकेज विकास सेवा प्रदान करती हैं। यहाँ स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम और दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम भी है जो एशियन पैकेजिंग फाउंडेशन द्वारा मान्यता प्राप्त है। कुछ कंपनियां जो पैकेजिंग सामग्री और रेडीमेड पैकेज के निर्माण करती है, पैकेजिंग समस्याओं का निवारण करने में भी मदद देती है। आज पर्यावरण अनुकूल पैकेजिंग विकल्पों की भी खोज की जा रही है। इससे व्यापार उद्यमों हेतु नए अवसर मिलते हैं। आज किसी भी वस्तु का हम प्रयोग करते हैं जिसके लिए पैकेजिंग की आवश्यकता होती है। 2010 में भारत का जो सकल घरेलू उत्पाद था 8.5% रहा और केवल पैकेजिंग उद्योगों ने 15% वृद्धि की और भारत में 65,000 करोड़ का पैकेजिंग उद्योग होता था, जिसमें 2015 तक 18 से 20% तक की वृद्धि की संभावना है। केवल कागज पैकेजिंग का भाग ही 7.6 मिलियन टन है। यहाँ तक कि कुल कागज उत्पादन का 40% पैकेजिंग में जाता है। पैकेजिंग तकनीक विशेषज्ञ रसायन और यांत्रिक इंजीनियरिंग के ज्ञान पर आधारित उत्पादन और संरक्षण के लिए दृष्टिकोण से नहीं, आकार और सही पैकेजिंग सामग्री का चयन करता है। डिजाइनर और कलाकार लुभावनी लगाने वाले नई और आकर्षक पैकेजिंग बनाते हैं जो शेल्फ पर अलग दिखाई देती है और इसके लिए विक्रय मूल्य में वृद्धि करते हैं। मतलब डिजाइनर जो होते हैं एक विशेष प्रकार की पैकेजिंग करते हैं और विक्रय मूल्य में वृद्धि होती है। विपणन विपणन क्या होता है देखते हैं। भारत में हस्तशिल्प ने सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों से समृद्ध धन शक्ति प्राप्त की है। ये परंपराएं सामाजिक ताना-बाना तेजी से समाप्त होता जा रहा है। शिल्प विशेषकर आर्थिक परिवर्तन की वर्तमान गति समाज और विपणन के बदलते हुए तरीकों के प्रति संवेदनशील है, अतः इसके लिए विशिष्ट अभिवृत्तियों एवं उपायों की आवश्यकता है। इसके लिए न केवल पर्याप्त वित्तीय आवश्यकता है अपितु अच्छे काल्पनिक कौशल की भी जरूरत है। हस्तशिल्प विपणन एक गंभीर मुद्दा है, इसलिए कुशल हाथों से बने उत्पादों को मशीनों द्वारा बड़ी संख्या में बनाए गए उत्पादों के साथ प्रतिस्पर्धा करनी होती है और इन्हें बेचने के लिए जोर देकर बेचने की कला आनी चाहिए। यही नहीं, हस्तशिल्प इकाइयाँ अक्सर छोटी होती है और उत्पादों का व्यापक श्रेणी में उत्पादन करती है। हस्तशिल्प विपणन की समस्याओं पर घरेलू बाजार और निर्यात व्यापार के लिए अलग से विचार करना चाहिए। ऑल इंडिया कॉटेज इंडस्ट्रीज बोर्ड ने जिसकी स्थापना 1948 में हुई थी, 1948 में ऑल इंडिया कॉटेज इंडस्ट्री बोर्ड की स्थापना हुई थी। केंद्र राज्यों में कुटीर औद्योगिक उत्पादों के विपणन हेतु एम्पोरियम की स्थापना की सिफारिश की। एम्पोरियम की स्थापना की। उन्नीस में दिल्ली में सेंट्रल कॉटेज इंडस्ट्रीज एम्पोरियम की स्थापना की गई और कई राज्यों में भी एम्पोरियम की स्थापना की गई। आज देश में लगभग 250 एम्पोरियम हैं। इसके अतिरिक्त खादी भंडार के कई बिक्री केंद्र और अन्य शोरूम हैं जहां हाथ से कताई किए गए और हाथ से बुने हुए कपड़े और हाथ से बनी वस्तुएं बिक्री हेतु उपलब्ध हैं। यहाँ पर एक अच्छा चित्र दिखाया जा रहा है। एक किसान को मटका और कुछ टोकरियां ले जाते हुए दिखाया जा रहा है एक बैलगाड़ी में। उन्नीस सौ 1980 में पुपुल जयकर ने अमेरिका, इंग्लैंड, यूरोप और जापान में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय समारोह की संकल्पना तैयार की। इन समारोह में भारत की ऐतिहासिक विरासत और इसकी सतत आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक शक्ति को उजागर किया गया। विश्वकर्मा, अदिति, गोल्डन आई, पुड्डू पाव और कॉस्ट्यूम ऑफ इंडिया जैसी कई प्रदर्शनियों ने नए युवा डिजाइनर आगे आए और ये भारतीय हस्तशिल्प एवं हस्तकरघा उत्पादों में परिवर्तन और उनके पुनरुद्धार हेतु उत्प्रेरक बने। एम्पोरियम कारीगरों या उनकी सहकारिताओं से शिल्प वस्तुओं की सीधी खरीद करते हैं। एम्पोरियम ने कारीगरों हेतु उचित मजदूरी और मूल्य निर्धारित करने और उन्हें प्रचार एवं उन्नयन सहित विपणन की आधुनिक तकनीकों की पूर्व जानकारी देने का प्रयास किया है। कुछ महत्वपूर्ण सार्वजनिक एम्पोरियमों ने बढ़ती मांगों को पूरा करने के लिए अपनी उत्पादक इकाइयाँ स्थापित की हैं।
यह उल्लेखनीय है कि राज्य मुख्यालयों में अधिकांश सरकारी एम्पोरियम हस्तशिल्प के अंतर्राज्यीय व्यापार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। शिल्पियों हेतु पुरस्कार एवं योजनाएं। अतीत में शिल्पकारों को शाही परिवारों से पहचान मिलती थी और अक्सर यह संरक्षण उनके परिवारों को उत्तराधिकार में मिल जाता था। 1965 में शिल्पकारों को सम्मान देने के लिए अखिल भारतीय हस्तशिल्प बोर्ड असाधारण कौशल वाले उत्कृष्ट शिल्पकारी का वार्षिक राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान करता है। इस योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करने वालों को भारत के राष्ट्रपति द्वारा धातु फलक, अंगवस्त्रम और नगद पुरस्कार दिया जाता है। यह शिल्पकार के जीवन का दुर्लभ एवं चिर प्रतीक्षित पल होता है और वास्तव में जीवन भर याद रहने वाला अनुभव भी, जब वह इस विशिष्टता के लिए लोगों की प्रतिक्रिया देखता है। भारत की स्वतंत्रता की 25वीं वर्षगांठ पर हस्तशिल्प बोर्ड ने भी देश भर से चुने गए शिल्पकारों को उनकी असाधारण शिल्पकारी और कल्पनाशीलता हेतु विशिष्ट पुरस्कार प्रदान किए। अभावग्रस्त परिस्थितियों में रह रहे शिल्पकारों को पेंशन उपलब्ध कराने हेतु एक योजना भी आरंभ की गई। शिल्प समुदायों को किसी प्रकार की सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने की और यह पहला कदम है। इस तरह से हमारा चैप्टर खत्म होता है। अगले चैप्टर में हम अगले अध्याय के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।